अस्सलाम वालेकुम जी। आज के इस व्लॉग के साथ आज पीडीएम का इजलास हुआ और उसके अंदर से पीपल्स पार्टी को नोटिस देने की खबर जारी की गई। ये खबर हमारे पास मौजूद थी और वो भी आपको बताते हैं कि क्या मौजूद थी, लेकिन शोकाज नोटिस जारी कर दिया गया कि जनाब आपने अपोजिशन हुकूमत के अरकान लेके जो लीडर ऑफ द अपोजिशन मुंतखब किया है सेनेट के अंदर, ये पीडीएम की स्पिरिट के साथ ज़्यादती। अब देखिए पीपल्स पार्टी और एएनपी इसका क्या जवाब देते हैं। आज से तकरीबन 1.5 माह पहले हमारे एक दोस्त ने जो इस्लामाबाद कराची में होते हैं, उन्होंने बताया था कि पीपल्स पार्टी की हमेशा की तरह फिर डील हो गई है एस्टेब्लिशमेंट के साथ। असाइनमेंट उनको ये मिली है, पीपल्स पार्टी हर तनख्वाह पे काम करने के लिए तैयार है, क्योंकि पीपल्स पार्टी का ये ख्याल है कि वो अपने आप को इमरान खान के अल्टरनेटिव के तौर पे पेश कर सकते हैं। तो ये वैसा ही ख्याल है वो जो मैंने आपको पिछली दफ़ा सिंधी ड्रामे का हवाला दिया था ना, शायद अब्दुल कादिर जुनेदी साहब का लिखा हुआ था या नूरुल हुदा शाह का था, हैं वो मैंने हवाला दिया था अपने पिछले से पिछले वीलॉग के अंदर। वो ज़रा उसको याद ताज़ा कर लें। पीपल्स पार्टी जो है उस फ्रेम ऑफ माइंड में रहती है, या भुट्टो रजीम फैमिली जो है वो उस फ्रेम ऑफ माइंड में रहती है। बुरी उनके साथ बहुत होती है, लेकिन वो फिर भी अपनी उस पॉलिसी से बाज नहीं आते। तो वो लोग गलत कहते हैं कि जरदारी साहब जो है वो उन्होंने अपनी पॉलिसी या अपनी वो शुरू कर दी है फिलॉसफी, और उसकी वजूहात भी हैं। छोटे सूबे की पार्टी है, सूबाई पॉलिटिक्स करती है। वो छोटे सूबे की पार्टी होके सूबाई पॉलिटिक्स करके वो कभी भी वफाक के अंदर हुकूमत नहीं बना सकती, अगर वो इस तरह की छोटी मोटी 2 नंबरियां ना करे तो। ठीक है ना। ये जो पलवानी टैप सीना तान के सामने मैदान दे विच कूदना होता है ना, ये चूंकि पंजाब बड़ा है तो यहां का सियासतदान अफोर्ड कर सकता है। पीपल्स पार्टी ने सिंध के लोगों को अगर मुतमईन रखना है तो उसने पंजाब को गाली बकनी है और पंजाब के खिलाफ बात करनी है, भले वो वाटर का इशू हो, भले वो एयरपोर्ट का इशू हो, ठीक है, जो पंजाब यूज करता है उसके ऊपर उसने वहां के लोगों की बात करनी है। और जब वहां के लोगों की बात करनी है तो फिर यहां पे वो जो है वो किस मुंह से आएगी वोट लेने के लिए। तो अगर उसने अपने आप को सिंध की पॉलिटिक्स तक महदूद करना है, जो कि उसने किया हुआ है, तो फिर पंजाब से उसने अपना वो पढ़ लेनी है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो अगर उसने ये पढ़ लेनी है तो फिर वो इक़्तिदार, वफाक के इक़्तिदार में क्या जाए, चमत्कार वो क्या करेगी, छोटे सूबों से करेगी। बलूचिस्तान जो है वो तो उन्होंने अपने बराह रास्त कब्जे में ले लिया हुआ है। ऐसे ही तो नहीं पापा जान पिज़्ज़े बनते, तो उन्होंने अपने बराह रास्त कब्जे में ले लिया हुआ है। तो ले दे के केपी के और सिंध ही रह जाता है, जहाँ पे वो कुछ चमत्कार करके तो बताए कि हजूर देखे मैं ये हूँ, तो वो थोड़ा सा आप मीठा डालें और यूँ मेरा दाल दलिया बन जाएगा। ठीक है। और ये है वो सूरत हाल जिसके बायस जो है वो पीपल्स पार्टी इस तर्ज सियासत करती है। हम उसकी तर्ज सियासत के नाकद नहीं हैं, ठीक है, हम उस गलत बयानी के नाकद हैं कि जिसको वो अपनी इस सूबाई तरक्कियात, सूबाई सियासत को वो वफाक की सियासत कहती है। अब उनके जो हामी है वो ये दलील दे सकते हैं कि यार वफाक क्या है, वफाक भी तो फेडरेटिंग यूनिट का ही एक मजमुआ है। तो जब यूनिट्स जो हैं वो अपनी अपनी पॉलिटिक्स करते हैं तो ये तो होना चाहिए। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बहुत ज़्यादा ब्लंडर्स करते हैं सियासत के अंदर, और जिसकी आज तक कोई जस्टिफिकेशन समझ नहीं आ सकी। जिनमें से एक ब्लंडर ये भी था कि नैब को ख़त्म कर देते हैं और इसकी जगह पे अकाउंटेबिलिटी अथॉरिटी ले आते हैं और नैब को ख़त्म कर देते हैं। ये फाइल जिस दिन उन्होंने इक़्तिदार का हलफ उठाया था और आंसू पूछते हुए उन्होंने आंसू पूछे थे, गार्ड ऑफ ऑनर वसूल किया था, उस दिन से वो फाइल उनकी टेबल पे पड़ी रही और वो 4 साल बाद इक़्तिदार से निकाल दिए गए। उन्होंने वो फाइल खोल के नहीं देखी। नवाज शरीफ का कोई भी लवर जो है वो उनकी इस हरकत को जस्टिफाई नहीं कर सकता। शायद उनके दिमाग में ये गलत फहमी हो कि हमने कौन सी 2 नंबरी की है कि जो हमें डरना चाहिए नैब से। वो डरें जिन्होंने 2 नंबरियां कर रखी हैं, शायद इस गलत फहमी में मारे गए हों। हम शायद क्या कि कर सकते हैं ना, लेकिन इसका कोई जवाब नहीं बचता। 18वीं तरमीम के अंदर वो इतने लेटे कि पंजाब की आबादी जो 51% है, सरकारी अदादोशुमार की बात कर रहा हूं, उसके लिए उन्होंने 48% वसाइल कबूल कर लिए एनएफसी के अवार्ड के अंदर। वो अलग बात है कि पंजाब का अपना जीडीपी बहुत बड़ा है और वो अपना जीडीपी ही अगर चला ले तो वो तमाम फेडरेटिंग यूनिट और वफाक को भी पीछे छोड़ सकता है।
ठीक है, और छोड़ जाता रहा है माजी के अंदर। अगर हम 2018 से 8 से लेके 2018 तक देखें तो पंजाब ने लीड किया है, पंजाब ने पुल किया, इंजन ऑफ ग्रोथ के तौर पे उसने बाकी वफाक को भी चलाया है। तो अगर पंजाब जो है वो इसके अंदर बाकी को भी पुल करता है तो इसका मतलब ये है कि पंजाब को दबा देना। और कितना बड़ी ट्रेजेडी है। उस दिन तलत हुसैन साहब ने अपने वीलाग के अंदर कहा तो मैं कुछ देर के लिए समझ नहीं पाया कि ये क्या कह रहे हैं, फिर मैंने दोहराया उसको, फिर तीसरी दफा कहा कि ये बहुत खौफनाक फिक्रा मैं बोल रहा हूं कि पाकिस्तान का जो है वो 60, उन्होंने 60% कहा था मेरा ख्याल, लेकिन मैं 50% कह देता हूँ, 51% कह देता हूँ सरकारी इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक, वो बुजदार नाम ही एक शख्स चला रहा है। कितनी बड़ी ट्राइडी। खैर ये तो जुमला मोतरजा आ गया। वापस अपने की तरफ चलते हैं। तो ये पीपल्स पार्टी का अंदाज़ सियासत है और वो इस अंदाज़ सियासत, ये अंदाज़ सियासत उसने अपनाया था अपना बेनज़ीर भुट्टो के दौर से, और उसके बाद वो इसी पे गामजन रही है। अब जो है उसके लिए और उस पर वो गामजन है। इस वक्त भी उन्होंने अपनी खिदमात जो हैं वो पेश कर दी हैं। उन खिदमात के अंदर पहले नंबर के ऊपर सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी के रास्ते के तमाम कांटे और तमाम बैरियर्स हटा दिए गए। हाँ जी, पीपल्स पार्टी, वो पीपल्स पार्टी जिसके खिलाफ ये हंका लगना शुरू हो गया था, सिंध का गवर्नर ये कहना शुरू हो गया था कि हम इसको सस्पेंड करने जा रहे हैं, या पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध में गई कि गई, उसने पीडीएम का सौदा बेच के अपनी सिंध में ना सिर्फ कि हुकूमत बचा ली, बल्कि सिंध में बहुत सारी ऐसी हरकतें करने के लिए एनओसी ले लिया जिसकी पहले उसको इजाज़त नहीं थी, और वो पॉलिटिकली अपने आप को मज़ीद एक्सपेंड करने जा रही है। और उसको अब सिंधियों को डराने के लिए एमक्यूएम का बहू भी खड़ा करना है कि एमक्यूएम जो है वो कर जाएगी। हमारे दोस्त बताते हैं कि पहले भी खैर कोई हालात अच्छे तो नहीं रहे, लेकिन अब आप सिंध के सिविल सेक्रेटेरिएट में घुस जाइए जिससे कराची भी कंट्रोल होता है। हर सीट के ऊपर आपको सिंधी ऑफिसर मिला हुआ बोलेगा, बैठा हुआ मिलेगा, और वो खुले आम आपसे कह रहा है कि भाईजान इतने पैसे देंगे तो ये आप मेरा दरवाजा एंटर होंगे, और इतने पैसे देंगे तो आपका ये फाइल यहाँ पे रखने की इजाजत मिलेगी, फिर इतने पैसे होंगे तो फिर इस पे ये मेरे सामने आएगी, फिर इतने पैसे होंगे तो इस पे दस्तखत होंगे। उसने सारे मराहल के पैसे मुकर्रर कर रखे हैं, सरेआम ले रहा है भाई, कोई शर्म नहीं है, कोई हया नहीं है, कोई वाकफियत नहीं है, और वो ये कह के ले रहा है कि देखिए इसमें से इतने मेरे, इतने मैंने ऊपर पहुंचाने। वो कहते हैं सिंध सिविल सेक्रेटेरिएट के अंदर घुस जाइए, आपको लगेगा आप अफ्रीका के किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अंदर आ गए। मैंने सोचा हमारे ये दोस्त उर्दू स्पीकिंग है, इनके अपने तासुबात भी हो सकते हैं, तो इसलिए मैंने ये इंफॉर्मेशन उस वक्त कोट नहीं की। आगे आ जाइए। अब आगे ये है कि पीपल्स पार्टी ने को पता है कि फौज जब गंज मचा के इक़्तिदार से भागती है तो जाते हुए अपना मुद्दा वो उनके गले डाल के जाती। भुट्टो साहब, बेनज़ीर भुट्टो, जरदारी साहब, ठीक, हर मरले के ऊपर पीपल्स पार्टी ने अपना कंधा पेश किया होता, ठीक है। अदरवाइज तो भुट्टो साहब तो याहिया खान को भी और बेनज़ीर भुट्टो साहबा तो मुशर्रफ साहब को भी प्रेसिडेंट के तौर पे तो कबूल करने के लिए तैयार हो ही चुके थे। वो तो गोल हसन अगर तजवीज़ ना देता कि इस्तीफा लिखवाते हैं इनसे, ठीक है, तो भुट्टो साहब तो राजी थे कि याहिया खान साहब जो है वो सदर बन जाए। नहीं यकीन तो तारीख पढ़ ले। तो इसलिए, और इधर भी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का भी जो एग्रीमेंट है अब तो मुशर्रफ ने भी बता दिया हुआ है, और भी कई लोगों ने किताबें लिख दी हैं, तो वो तो सामने आ गया ना। तो अब मसला क्या है, पीपल्स पार्टी को पता है कि पॉपुलर पॉलिटिक्स करके तो वो कभी वफाक में इक़्तिदार नहीं ले सकती, और वफाक में इक़्तिदार के लिए उनके पास बारगेनिंग चिप जो है वो सिंध है। तो सिंध का इक़्तिदार तो वो कम वक्त में किसी कीमत पे भी नहीं जाने देंगे, क्योंकि उसकी बुनियाद के ऊपर तो पूरे वफाक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ठीक है। और अब इसके जवाब के अंदर नवाज शरीफ साहब ने क्या पॉलिटिक्स की है? नवाज शरीफ साहब ने सिंपल ये पॉलिटिक्स की है कि मेरे ऊपर मौलाना का प्रेशर ना आए। उन्होंने मौलाना को कहा कि ये ले हमारे इस्तीफे और पीपल्स पार्टी से ले ले।
मौलाना इस्तीफों के दिवाले हुए तो जरदारी साहब ने इक़्तिदार तो नहीं छोड़ना था, उन्होंने जाके इस्टेब्लिशमेंट के दरवाजे खटखटाए। एक दो जो होते हैं कासद वो भी शहीद हुए, ठीक है, कोई अंडरटेकिंग्स ऐसी हो गई। दरमियान में इमरान खान साहब ने लत लगा दी, ठीक है, तो वो कासद शहीद हो गए। फिर कम्युनिकेशन के सोर्स बदले गए, जो कम्युनिकेशन के सोर्स बदले गए वो अब शहीद कब होते हैं या उनकी जो कम्युनिकेशन या अंडरटेकिंग्स हैं वो पूरी आती हैं, उसके लिए कुछ गुडविल जेस्चर दे दिए गए हैं। जरदारी साहब के तमाम मुकदमात जो हैं वो कराची मुंतकिल कर दिए गए हैं। अगरचे दूसरी लाबी सरगर्म है और उसने स्विस कोर्ट का मसला फिर जो है वो डलवा दिया है। अगर आपको याद हो तो बेसिकली तो कहा गया था ना कि नवाज शरीफ का आपने लूट मार निकाल दी ब्राड शीट वालों को, तो उन्होंने जरदारी साहब का निकाल दिया। तो इसका मतलब है कि जरदारी साहब की किसी जगह पे कोई जो बातचीत हो रही है उसको तबाह करने के लिए किसी ने ये बम फेंका, ठीक है ना, वरना कोई लॉजिक ही नहीं बनता। देखिए बात ये, मैं टेक्निकल ग्राउंड पे आ रहा हूं। बात ये है कि आपने मेरे खिलाफ रिकवरी का एक मुकदमा किया, दुनिया के अदालती निज़ाम की बात कर रहा हूँ, ये अपने घटिया और रॉटन अदालती निज़ाम की बात नहीं कर रहा, ठीक है। ज़ाहिर जब इसके ऊपर मार्शल लग जाता है तो ये सारा डिस्टॉर्ट होता है, तो फिर डिस्टॉर्शन को अनडू करने के लिए भी आपको डिस्टॉर्शन करनी पड़ती है ना। नवाज शरीफ को सज़ा हो गई, ठीक है, और सज़ा के खिलाफ जो नज़रसानी की अपील जो थी वो करने की डेट भी गुजर गई, लेकिन मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर ने एक आउट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या आउट ऑफ लॉ वायदे के तहत नवाज शरीफ को यहां से भेज दिया। तो क्या जब नवाज शरीफ साहब वापस आए तो वो 34 साल की सजा जो है वो पहले पूरी गए, ठीक है। फिर उसके लिए पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने कानून के अंदर एक नई गुंजाइश पैदा की कि जनाब अपील की वो ख़त्म भी हो जाए राइट तो फिर भी हम सुन सकते हैं, और फिर सुना और फिर उनको बरी किया। सेम इज द केस विद दुनिया की अदालतें नहीं करती। जरदारी साहब ने अपील की मुद्दत से बाहर निकलना था कि जनाब स्विस केसेस जो थे वो डिस्पोज ऑफ हुए जरदारी साहब के खिलाफ। उस वक्त की हुकूमत ने अपील कर दी, नवाज शरीफ साहब ने डंडा उठा लिया कि जनाब इस अपील को परसू किया जाए, है जी, अगर सियासी मुखालफ फंस रहा है तो क्यों ना फंसाया जाए, तो इसको परसू किया जाए। और परसू करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से एक खत जाना था कि भाईजान ये जो है हम इसमें एप्लीकेंट हैं, हम इसमें मुद्दई हैं, लिहाजा आप ये केस बंद ना करें। वो खत रोकने के लिए पीपल्स पार्टी ने अपना एक प्राइम मिनिस्टर कुर्बान कर दिया और वो कुर्बान हो गया, लेकिन वो जितनी मुद्दत के अंदर उसके खिलाफ वो अपील फाइल होनी थी वो उतनी मुद्दत गुजार ली उन्होंने। अब सर पीटते रहिए, दुनिया की अदालत के अंदर कोई इरशाद हसन खान नहीं बैठा हुआ, दुनिया की अदालतों के अंदर कोई नसीम हसन शाह, कोई खोसा, कोई साकब नसूर नहीं बैठा, साकब निसार नहीं बैठा हुआ, लिहाजा वहां पे केसेस नहीं खुल सकते। आप जितना मर्जी स्विस अकाउंट्स को सर पटकते रहिए वो अब नहीं खुल सकते दुनिया की अदालत के अंदर, ठीक है। तो इसलिए ये एक पॉलिटिकल स्टंट था जो पीटीआई ने मारा और मरवाया शेख अजमत सईद से, जिसकी आजकल कुत्या कुत्या हो रही है लंदन के अंदर, वो हमारे अलग मौजू में डिस्कस कर चुके हैं। वो जो उन्होंने अपने पिछले व्लॉग में वो जो उन्होंने मारा, तो उसके नतीजे के अंदर स्विस मुकदमा नहीं खुल सकता। ये अजमत सईद, शेख अजमत सईद कहता है कि नहीं, नैब एबीसी से शुरू करे, दोबारा उसको ओपन करे, क्योंकि आज डॉक्यूमेंट आ गए। शेख अजमत सईद अव्वल दर्जे का झूठा और किज़ब बयान शख्स है। इसके बारे में उसने सही कहा है कभी मूसवी ने कि फर्स्ट ईयर के लॉ का जो स्टूडेंट है वो इससे ज्यादा विजडम का हामिल शख्स होगा, क्योंकि इसे तो पता ही नहीं है कि कानून क्या होता है, कि कानून की स्पिरिट क्या होती है। मैं नहीं कह रहा सर, वो कवि मूसवी कह रहा है, वो जो ईरानियन नस्ल यहूदी जो है वो कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। तो वो जो ये जो सिलसिला है सर, ये बड़ा खौफनाक है। पीपल्स पार्टी को अपना सर्वाइवल लेना, और इस वक्त का उसका सर्वाइवल और अगला प्राइम मिनिस्टरशिप बिलावल की, अदरवाइज नहीं हो सकती बिलावल की प्रीमियरशिप ना। इसलिए बिलावल साहब रोजाना जुबान दराजी कर रहे हैं। कभी वो मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ करते और अब्बा फोन करता है, वो नहीं वो बच्चा जरा बच्चा ढूंढे ना, आप बुरा ना मनाइएगा, बुरा ना मनाइएगा। कभी वो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ बदजुबानी करते हैं, कभी वो मरियम के ऊपर फिक्रेबाजी करते हैं, ठीक है।
और ये पीपल्स पार्टी की पॉलिटिक्स रही है हमेशा। भुट्टो साहब भी बदजुबानी किया करते थे, बेनजीर भुट्टो भी, जो भी अल्लाह के पास चली गई, इंतहाई आला दर्जे की बदजुबान थी, लेकिन हमने उनकी ये सारी बातें नजरअंदाज कर दी हुई हैं। ये रेप्लिका है बेनजीर भुट्टो का, बिलावल जो है, और वो जो बदजुबानी फरमा रहे हैं वो ना करें। हमारा अहले पंजाब का उनके बारे में कुछ ख्यालात जो हैं, हम माजी को भूलना चाहते हैं, वो हमें फिर अपना माजी सामने ला के रख देते हैं। तो बिलावल साहब जो हैं वो बने प्राइम मिनिस्टर, वो आपको ही मिलना है इक़्तिदार, फौज ने हमेशा आपको ही इक़्तिदार बख्श के जाना होता है, आप ही लीजिएगा, लेकिन ये बदजुबानी करके ना दिलों में बदगुमानियां पैदा ना करें, ठीक है। और जो है वो मशवरा है, गुजारिश है, अगर मान लेंगे तो, अदरवाइज तो फिर आप करें जो करते हैं, नफरतों की सियासत करें। और बाय द वे, नफरतों की सियासत में आप पीटीआई का और पीटीआई के मालिकों का 1% भी नहीं है। हाँ, तो वो फिर जब आपके खिलाफ नफरतों की सियासत करेंगे, जब उनको जरूरत पड़ेगी, तो फिर आपसे संभाला नहीं जाएगा। तो ये नफरतों की सियासत ना कीजिए, ठीक है। जिसने भी की है उसकी कब्रों तक गई है। तो आपसे गुजारिश है, आपने बथेरा भुगत लिया है यार, ठीक है, अब मजीद ना भुगतने के लिए वो बेस तैयार करें। बस यही कहना था, आज के लिए इतना ही। अगले व्लॉग में फिर आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह आपको सानिया अता करे और सानिया खल्क़ खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता करे।